हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करी थी और उसकी मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन निकाला था। और आपके पास दो रिलेशन आए थे मैग्नीफाइंग पावर के। पहला रिलेशन, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि m इक्वल्स टू 1 + d/f था। और दूसरा रिलेशन, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो वहां पर m जो आया था वो आपका केवल d/f आया था। ठीक है, दैट वाज द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी इट कैन मैग्नीफाई ओनली अप टू 10 टाइम्स। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो करीब करीब बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 100 to 200 टाइम्स तक जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं वो मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें समझना है कि इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या होता है, और उसके बाद कैसे हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं, और जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके से बड़े साइज की फॉर्म होती है, ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है आज का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता था, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं और दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं। यू हैव टू लेंसेज एंड बोथ आर कॉन्वेक्स। एक लेंस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा लेंस होता है आईपीस लेंस। जैसे कि नाम बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है, जो कि साइज में छोटा होता है। ठीक है, जो साइज में छोटा होता है। और अगर हम जिसकी फोकल लेंथ की बात करें, जिसकी फोकल लेंथ भी बहुत कम होती है। तो ऑब्जेक्टिव, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर। फोकल लेंथ भी कम होगी और अपर्चर भी कम होगा। दूसरा जो लेंस है वो है आईपीस, और आईपीस की जहां तक फोकल लेंथ की बात है तो उसकी फोकल लेंथ मॉडरेट होती है, लेकिन अपर्चर लार्ज होता है। सो मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। ठीक है, तो ये दो लेंसेज जो होते हैं दोनों ही कॉन्वेक्स हैं। दोनों की क्या कैटेगरीज, क्या इनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसा होता है, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज कैसे बनती है, तो मैं यहां पर पहले लेता हूं एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको C1 कह दीजिए। ये इसका फोकस, इधर ये इसका फोकस। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बिटवीन F एंड 2F रखी है, क्योंकि छोटी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ये भी मान लेते हैं। तो यहां से ले गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई, ये फोकस FO कहलाएगा। और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो स्ट्रेट चली गई, और ये दोनों रेज यहां कहीं जाकर के इंटरसेक्ट हो गई, जहां पर एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, दिस इज B', रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। अब हमने क्या किया,
अब हमें दूसरा लेंस रखना चाहिए। देखिए ये भी याद रखिए कि हम रे डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रे डायग्राम में आप दोनों लेंसेज एक साथ बना लेते हैं और फिर उसके बाद जब इमेज बनती है तो उसको आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते और रे डायग्राम आपका गलत हो जाता है। तो आई रिकमेंड यू दैट यू शुड प्रेफर लेंसेज 1 by 1। पहले पहला लेंस बना लें, उसके द्वारा जो इमेज बन रही है उसे बना लें, और जब इमेज बन जाए तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप दूसरे लेंस को रखें। अब देखिए क्या करें कि अगर यहां में एक लेंस बना लूं जो कि कैसा है, दिस इज द आईपीस लेंस, दिस इज आईपीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर C2। अब एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां कंसीडर किया है, FE से पहले, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो अब जब ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत करीब हो तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एज इन द केस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के बहुत पास होने पर वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन गई थी, वैसे यहां भी क्या करेगा, क्या होगा, ये जो इमेज बनी है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज कहीं पीछे बन रही है। कहीं भी आप बना सकते हैं। तो यहां मैं थोड़ा सा बेंड करता हूं उसको, और इसको अगर हम पीछे appears to come from somewhere here, और हम कह सकते हैं यहां कहीं बड़ी सी इमेज, ठीक है, जिसको आपने A डबल डैश और B डबल डैश कहा, वो फॉर्म हो गई। और इसको आप चाहें तो अब आगे स्ट्रेट और यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रे डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इस तरीके से इमेज फॉर्म होगी। अब देखो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल ये हुआ, ये इंटरमीडिएट इमेज हुई और ये फाइनल इमेज हुई। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, दे आर इन्वर्टेड। वो सीधी है तो उल्टी इमेज उसकी बन रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो नेगेटिव आती है। नेगेटिव क्यों आती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उसकी कैसी बन गई, उलटी बन गई, पलट गई, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो ऑब्जेक्ट ने आई पर कितना एंगल बनाया, जब ऑब्जेक्ट कहां था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। उसी तरीके से इमेज ने आई पर कितना एंगल बनाया, जब इमेज कहां थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। यानी ये जो इमेज बनी है हमारी, ये कहां बनी है, डी पे बनी है। दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस हमारा, ठीक है, इमेज यहां बनी है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू, ये होता है, दिस इज यू, ठीक है। और जो पहली इमेज बनी है वो कहां बनी है, वो बनी है FE और C2 के बीच में कहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो ये कि मान लीजिए जो इमेज है उसने जो एंगल बनाया आई पर, वो बना दिया बीटा, दैट एंगल इज बीटा। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा गया होता तो उसने भी तो कोई एंगल बनाया होता। इसने, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यही इमेजिन हम कर लें, इसको कहते हैं हम A1 B डबल डैश, तो इसने भी आई पर एक एंगल बनाया होता, उस एंगल को हम क्या बोलते थे, दैट एंगल वी कॉल एज द अल्फा। ये एंगल हमारा होता है। तो ये दो एंगल्स अल्फा और बीटा को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इसके रे डायग्राम को।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर को अगर आप डिफाइन करोगे तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही करना पड़ेगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अल्फा और बीटा ये हैं क्या। अल्फा इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट and beta is the angle which is formed on the eye by the image when both lies at the least distance of distinct vision। जब दोनों कहां पर हैं? least distance of distinct vision पर हैं। उस कंडीशन में यहां इन्होंने जो एंगल बनाया उसको आपने अल्फा और बीटा कंसीडर किया। अब जरा देखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर होगी क्या और कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया मैग्नीफाइंग पावर एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा उसके अकॉर्डिंगली बीटा ओवर अल्फा हो गया, जिसको आप स्मॉल एंगल्स के लिए जैसे हमने कल भी किया था लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा tan बीटा ओवर tan अल्फा। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा। अब देखिए tan बीटा की वैल्यू और tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। tan बीटा अगर निकालें तो यहां पर हमारे पास क्या है? a डबल डैश b डबल डैश ओवर b डबल डैश c2। ठीक है, a डबल डैश b डबल डैश ओवर b डबल डैश c2। और उसी तरीके से tan अल्फा अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है? a1 b डबल डैश ओवर b डबल डैश c2। ठीक है, ये दोनों हुए तो बहुत आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। नाउ tan अल्फा tan बीटा निकाल लीजिए पहले। तो आपने कहा a डबल डैश b डबल डैश ओवर b डबल डैश c2 b डबल डैश c2 एंड इन द सेम मैनर tan अल्फा हम निकालते हैं तो वो क्या होगा? a1 b डबल डैश ओवर b डबल डैश c2 b डबल डैश c2। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों को वैल्यू उठा के इसमें लगा दें, यहां से हमको m क्या मिल जाएगा भाई? m हमको मिल जाएगा tan बीटा की जगह लगाएंगे a डबल डैश b डबल डैश ओवर b डबल डैश c2 इंटू b डबल डैश c2 ओवर a1 b डबल डैश। ठीक है, b डबल डैश c2 से b डबल डैश c2 को काट लीजिए। ये कट गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये हमारे पास रह गया a डबल डैश b डबल डैश ओवर a1 b डबल डैश। देखिए a1 b डबल डैश कितने के बराबर है? ab के बराबर है, तो यहाँ पे आप m। ठीक है, तो ये आपको m का इक्वेशन मिला, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक बार समझ लीजिए कि एंगल किसके बीच में है, क्योंकि एंगल समझ नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल में फिर बता दूं आपको, मैग्नीफाइंग पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द आई by the image to the angle subtended on the eye by the object when both lies at the least distance of distinct vision। यहां पे आपने ये करके दिखाया भी है कि ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया आई पर अल्फा बनाया और इमेज ने जो एंगल बनाया आई पर वो बीटा बनाया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने निकाली इन टर्म्स ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा, और एंड यू हैव फाइनली द मैग्निफिकेशन और द मैग्नीफाइंग पावर एज m इक्वल्स टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। यहां तक आपकी समझ में आई थिंक आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। वैसे तो मुझे इसमें रब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा साइड से इसको कर दूंगा ताकि आपको फिगर भी दिखती रहे, क्योंकि फिगर का दिखना भी जरूरी है जब तक ये प्रूफ कंप्लीट नहीं हो जाता। मैंने थोड़ा सा पार्ट इस तरफ कर दिया। अब जरा देखिए, m हमारे पास है, m हमारे पास है, m है कितना? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे a डैश b डैश से गुणा कर देते हैं इस इक्वेशन को। ऊपर नीचे a डैश b डैश यानी जो इंटरमीडिएट इमेज थी उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपको मिल जाएगा a डबल डैश b डबल डैश ओवर ab इंटू a डैश b डैश ओवर a डैश b डैश। थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, a डबल डैश b डबल डैश ओवर a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश ओवर ab। अगर आप ध्यान से देखें, ये पहला पार्ट a डबल डैश b डबल डैश ओवर a डैश b डैश, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, जिसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज me, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस लेंस।
और ऐसे ही a डैश b डैश अपॉन ab क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हमारे पास m आ जाता है और इसे आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, तो ये दो इक्वेशंस आपके सामने, m इक्वल्स टू me इंटू mo। अब हमें करना क्या, अब हमें करना ये कि हमें me और mo की वैल्यू चाहिए, me और mo की वैल्यू चाहिए। अब m की और mo की वैल्यूज कैसे निकाली जाए भाई, me स्टैंड्स फॉर आईपीस लेंस। आईपीस लेंस बिल्कुल वही काम कर रहा है जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहा था, बिल्कुल वही काम कर रहा है, सारी चीजें वही हैं, डिस्टेंसेस भी वही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वही है। तो अगर आपको पता हो तो हमने लास्ट वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस सिचुएशन में जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी वो कितनी आई थी, 1 प्लस डी ओवर एफ। ठीक है, सो बट me is equals to 1 plus d over f की जगह मैं f लिख देता हूं ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए कि वी आर यूजिंग दिस फॉर द आईपीस लेंस। ठीक है, ये कहां से लिया हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप केस में हमने देखा, वहां से आपने इसको लिख दिया। अब देखिए MO हमें निकालना पड़ेगा। MO मींस मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब MO को निकालने के लिए हम क्या करें भाई, MO को निकालने के लिए जो डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं और MO निकालने की कोशिश करते हैं। तो MO यहां लिखा हुआ है, MO की जगह a डैश b डैश अपॉन ab, a डैश b डैश ओवर ab। जरा देखिए ab हमारा ये था, a डैश b डैश अपॉन ab, ये दोनों ट्राइंगल्स यानी दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, these two triangles are similar, so the ratio of their corresponding sides are also equal। तो देखिए जब हमने कहा a डैश b डैश अपॉन ab, तो यहां पर ये बराबर किसके बराबर होगा, b डैश c1 ओवर b c1 के। दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू b डैश c1 यहां से यहां तक की दूरी और b c1 ठीक है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, और दिस विल बी इक्वल्स टू b डैश c1 कहां है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस किसकी है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके द्वारा जो इमेज बनी उसकी, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VO। तो इसको हमने लिख दिया VO, यानी इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए BC1 को देख लेते हैं। BC1 क्या है, BC1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो यहां पे BC1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का U, सो VO ओवर माइनस UO इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम भाई से कंबाइन करते हैं, यानी हमारे पास ME है, हमारे पास MO है, इसे आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसमें हमने करा कुछ नहीं, पिछले रिकॉर्ड से ले लिया है, और इसे कह लीजिए इक्वेशन नंबर 4, और 3 और 4 को उठा करके 2 में रख देते हैं। ठीक है, सो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन सेकेंड, तो क्या मिल जाएगा भाई, m इक्वल्स टू ME की जगह वो है और MO की जगह ये, तो आपको मिल गया VO ओवर माइनस UO 1 प्लस D ओवर F। ठीक है, एंड द फाइनल रिलेशन यू हैव फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये रिलेशन किसके लिए आ गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम नेगेटिव साइन को छोड़ दें तो हमें जो मैग्नीफाइंग पावर होगी VO ओवर UO का मॉडुलस लिख सकते हो 1 प्लस D ओवर FE। देखिए मैग्नीफाइंग पावर तो सेम ही रहने वाली है, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव से क्या शो होता है, नेगेटिव से ये शो होता है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड भी है, वो उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, और इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन को आप ओमिट अगर करते हैं तो ये हमको मैग्नीट्यूड दे देगा मैग्नीफाइंग पावर का, जो कि VO ओवर माइनस UO 1 प्लस D ओवर FE होता है। लेकिन ये केस कौन सा है, ये केस जब है when the image is formed at the least distance of distinct vision, but if the image is formed at infinity, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने तो क्या होगा भाई,
इन्फिनिटी पे बनेगी तो इस फॉर्मूले में एक माइनर सा चेंज होगा कि 1 प्लस डी ओवर एफ की जगह खाली डी ओवर एफ हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल फॉर्मूला होगा आपका वीओ ओवर यूओ डी ओवर एफ, ठीक है। दैट विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर दैट केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें कि भाई मैग्नीफाइंग पावर कितनी तक हो सकती है, तो ये ऑब्जेक्ट को 100 टाइम्स तक इजीली मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। और इसलिए ये काफी बेटर है, किससे? दिस इज क्वाइट बेटर देन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कभी कभी एक टर्म और हमें पता होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, ठीक है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब? दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आईपीस लेंस है इनके बीच की डिस्टेंस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, ठीक है। और अगर हम इस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब को देखें तो यहां जनरली क्या होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू FO प्लस FE। ये देखो कब होता है, पहले जो या आप कह सकते हैं UO प्लस FE, UO प्लस FE विल गिव यू द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। यानी अगर इसके द्वारा जो इमेज बनी, पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनी वो कहां बन जाए, दूसरे लेंस के फोकस पर बन जाए, तो क्या होगा उस सिचुएशन में हमारी फाइनल इमेज कहां पहुंचेगी, इन्फिनिटी पे पहुंचेगी, ठीक है। ये हमको यहां देखना था और इस तरीके से आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।